Hello everyone, welcome to second lecture of environment and ecology. I know it's a little late, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम ये second lecture लाने में, but anyway, better late than never, right? आज पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बायोटिक इंटरैक्शन, हमने देखे थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स और हमने देखे थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, आज फोकस करेंगे ऑन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ठीक, बहुत ट्रिकी टॉपिक नहीं है ये, बहुत सिंपल टॉपिक है. याद रखना है रिजर्वॉयर्स क्या हैं, याद रखना है कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है. दैट्स इट, वेरी बेसिक. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. ऑल राइट एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. पहले समझते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं क्या. साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. अब आप न्यूट्रिएंट के नाम पे नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर पढ़ेंगे. ठीक है, जब इन सब का साइक्लिक फ्लो चल रहा हो, बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि लिविंग कंपोनेंट जो आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, और एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में, और ये साइकिल रिपीट होती रहे, मतलब लिविंग टू नॉन लिविंग, लिविंग टू नॉन लिविंग, एक कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है न्यूट्रिएंट्स का. इसी को हम साइकिल बोल रहे हैं. ठीक है, जिसको जरूरत थी वहां चला गया, जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया गया. इट्स लाइक दैट. कैसे डिफरेंट साइकिल के लिए डिफरेंट चीजें, वो सारी हम सीखेंगे इसमें. नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के हैं. कुछ तो गैशियस साइकिल हैं और कुछ सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं. गैशियस साइकिल में हम फोकस करेंगे 3 पर, कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर. और सेडिमेंट्री साइकिल पर फोकस करेंगे हम 2 पर, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल. ठीक, इनकी खास बात क्या है, अब देखो मैंने गैशियस साइकिल में नीचे एक पॉइंट लिखा है दैट दीज आर परफेक्ट साइकिल्स. हम किसी भी बायोजियोकेमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल को परफेक्ट कब बुलाएंगे, जब उस साइकिल में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहा है. न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहा है, मान के चल रहे हैं कि नियर परफेक्ट साइकिल है. ठीक है, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल में हमने लिखा है कि ये इम्परफेक्ट साइकिल्स होती हैं. ये इम्परफेक्ट साइकिल्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट लॉस है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट लॉस एग्जिस्ट कर रहा है. राइट, इंपॉर्टेंट बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गैशियस साइकिल के लिए ज्यादातर रिजर्वॉयर कौन है, कहाँ हैं ये, कहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम में पाए जा रहे हैं, तो इट इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल के लिए जो रिजर्वॉयर है वो एक ही है, दैट इज अर्थ्स क्रस्ट. राइट, मूविंग ऑन. सबसे पहली साइकिल जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर साइकिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल. ठीक है, अब पानी के बारे में यार एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना कि वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसमें सब डिजॉल्व हो जाएगा, इसमें सब घुल जाएगा. तो अगर इसमें सब घुल जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स या वो एलिमेंट्स जो अवेलेबल नहीं होते अपने फ्री फॉर्म में, वो अपने आयनिक स्टेट में पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, और तब प्लांट के लिए इजी हो जाता है इनको अपटेक करना, इनको यूटिलाइज करना. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल अगर हो गई, या कार्बन साइकिल हो गई, या और कोई और साइकिल हो गई, फास्फोरस की साइकिल हो गई, वाटर पर डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि इनके आयंस पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, और डिजॉल्व हो गए तभी प्लांट उन्हें यूटिलाइज कर सकता है. प्लांट बीइंग द प्रोड्यूसर्स, द ओनली प्रोड्यूसर्स. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, वाटर साइकिल, अदर न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. मैंने बताया क्यों, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर सॉल्वेंट एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्ट. सिर्फ डिसोल्यूशन के काम नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आ रहा है, कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है वो न्यूट्रिएंट, उसमें भी वाटर का ही हाथ है. ठीक है, वाटर साइकिल की एक खास बात है दैट नो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन दिस साइकिल. पानी का बस फिजिकल स्टेट बदलता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है, ओशंस एक्ट एज द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वॉयर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रेश वाटर,
राइट. सो फ्रेश वाटर इज प्राइमरली स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स एंड इन ग्राउंड वाटर. हम रिवर्स या लेक्स या पॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे. फ्रेश वाटर का आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स एंड इन ग्राउंड वाटर. ठीक है. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर साइकिल बहुत इंटेंसिफाई हो गई. क्यों इंटेंसिफाई हो गई? क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज किए. टेम्परेचर राइज किए तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो गया? ये भी हाई हो गया. अगर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट भी धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला गया. और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेयर फुल्ली सैचुरेटेड हो गया मॉइस्चर से. अब वो और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता पानी. तो अगर और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता तो सब कुछ प्रेसिपिटेट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन. बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर एकदम फुली सैचुरेटेड है मॉइस्चर से. इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि फ्लड्स की नौबत आ गई या फिर क्लाउड बर्स्ट की नौबत आ गई. ठीक है. तो इसलिए क्लाइमेट चेंज ने वाटर साइकिल को इंटेंसिफाई कर दिया. उसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न्स बहुत जगह के चेंज हो गए. अगर रेनफॉल पैटर्न्स बहुत जगह के चेंज हो गए तो ड्रॉट्स के भी सिनेरियो बन सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है. अगर डिस्टर्बेंस एक चीज़ में है तो वो डिस्टर्बेंस और भी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है. दिस इज़ हाउ यू अप्लाई लॉजिक एंड सेंस व्हेन यू लर्न समथिंग. ठीक है. हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लिखाई जा सके नोट्स में और हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई जा सके. आप अगर टॉपिक्स को लिंक करना शुरू करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ में आने लगेंगी. चलिए देखते हैं. वाटर सर्कुलेशन को ड्राइव कौन करता है? वाटर सर्कुलेशन इज ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी. आप खुद ही देख लो ना, हर चीज़ से जो कहीं से भी किसी भी सरफेस लेवल से प्लांट से भी अगर इवेपोरेशन हो रहा है ट्रांसपिरेशन के बाद तो वो हीट या टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. वो कहाँ से आ रहा है? सोलर एनर्जी से आ रही है. ठीक है. रिजर्वॉयर्स कौन कौन से हैं वाटर के? ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, सॉइल्स, ग्लेशियर्स एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड वाटर. ठीक. अच्छा, अब बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं वाटर साइकिल को चलाने में, मेंटेन करने में. ये सारे प्रोसेसेस मैं हाईलाइट करूंगी इस चार्ट में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है. कंडेंसेशन, क्लाउड बन गया, बादल का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. कैसे हुआ? ओशन में जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो इवेपोरेट हुए, इवेपोरेट होकर के क्लाउड बना लिए, कंडेंस कर गए, दैट इज कंडेंसेशन. ठीक. वो कंडेंसेशन, वो जो क्लाउड बनाया था, वो जब प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो नीचे आ गया किस फॉर्म में? रेनफॉल के फॉर्म में. ठीक है. प्लांट्स पर आते हैं. प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कर रहे थे. ये जो पानी ट्रांसपायर किया लीव्स ने, ये भी इवेपोरेट हुआ. इवेपोरेट होकर के किस में कंट्रीब्यूट किया? क्लाउड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया. ठीक है. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब से भी इवेपोरेशन हो रहा है. यहाँ से भी इवेपोरेशन हो रहा है. evaporation from other water surface also, everything is ultimately contributing to condensation. ठीक. ये सब कुछ प्रेसिपिटेट करेगा और वापस कहाँ आ जाएगा? लैंड पर आ जाएगा. लैंड पर आ जाएगा तो सरफेस रन ऑफ होगा. सरफेस रन ऑफ की वजह से वो नियरेस्ट वाटर बॉडी में जाएगा या इनफिल्ट्रेट होकर के सॉइल में आएगा और परकोलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल तक चला जाएगा. ये आ गया सब कुछ ग्राउंड वाटर टेबल में. ठीक है. सो इट इज कंडेंसेशन, इट इज प्रेसिपिटेशन, इट इज ट्रांसपिरेशन, इट इज evaporation, it is runoff, it is infiltration. So there are 6 to 7 processes that are involved in maintaining water cycle, right? आगे बढ़ते हैं. मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड किए हैं जो आजकल बहुत लेटेस्ट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा. कहीं भी आ सकता है, किसी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है. एक टर्मिनोलॉजी है ब्लू वाटर. ब्लू वाटर इज विजिबल फ्रेश वाटर जो कि हमें रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं ब्लू वाटर. फिर एक टर्म है ग्रीन वाटर. ग्रीन वाटर वो जो मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट है और वो अवेलेबल है प्लांट के लिए.
तो वो सॉइल मॉइस्चर जो प्लांट के लिए अवेलेबल है हम उसे बोलते हैं ग्रीन वाटर. एंड देन वी हैव ग्रे वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो वापस से यूज़ किया जा सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर बोलते हैं. ठीक है. सो दीज वर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वाटर साइकिल. नेक्स्ट साइकिल पे मूव करते हैं और वो है कार्बन साइकिल. बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें. कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. ठीक है, हर जगह से मूव कर रहा है ये. कैसे कैसे? पहली बात तो कार्बन की इंपॉर्टेंस समझते हैं. इट इज बैकबोन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्यों बैकबोन बुला रहे हैं कार्बन को? क्योंकि कार्बन कंपोनेंट है ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट का. कार्बन प्रोटीन में भी मिल रहा है, फैट में भी मिल रहा है, डीएनए में भी मिल रहा है और आरएनए में भी मिल रहा है. मतलब अगर कार्बन नहीं रहे तो इनमें से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी और लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करने वाली है फिर. इसलिए हम बोल रहे हैं बैकबोन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वॉयर कौन है? सेडिमेंट्री रॉक्स. लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वॉयर है सेडिमेंट्री रॉक. एंड लार्जेस्ट एक्टिव कार्बन सिंक कौन है? ओशन. कार्बन सिंक क्या होते हैं? कार्बन सिंक वो सोर्सेज होते हैं जहां पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन या ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन हो रहा है कार्बन का. और अगर कार्बन सोर्स की बात करें तो वो हर वो जगह जहां पर एमिशन ज़्यादा हो रहा है कार्बन का, वो कार्बन सोर्सेज हो गए. तो लार्जेस्ट एक्टिव कार्बन सिंक इज ओशन. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कार्बन को एब्जॉर्ब करता है तो वो ओशन एब्जॉर्ब करता है. चलो भाई, ये रही साइकिल. साइकिल समझते हैं कहाँ कहाँ से. मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ पेन का ताकि इसमें दिखे. अभी यहाँ मैंने जो नीचे के साइड पर लिख रखा है इस पर आप फोकस नहीं करेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहाँ से कार्बन यूटिलाइज हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको तो पहली बात प्लांट ही यूज़ कर ले रहा है. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. इकलौता प्लांट को ही फिक्स करने आता है. CO2 को फिक्स कर देता है वो स्टोरेज फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस जब हो गया, एक तो प्लांट ने कर लिया अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, या फिर फोटोसिंथेसिस किसने कर ली? एक्वेटिक रीजन की बात करें, ओशन की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन ने कर ली. ठीक, फाइटोप्लैंक्टन ने कर ली, उसने CO2 लिया, फिक्स कर लिया, dies and decays and settles at the bottom of the ocean. ठीक, प्लांट भी अल्टीमेटली अगर किसी ने खाया नहीं वो भी मर जाएगा, डिकम्पोज होगा लेटर. राइट. अब CO2 देने में कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है? पहली बात तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट खुद है चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सारे रेस्पायर कर रहे हैं. इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर कोई रेस्पायर कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है. नेक्स्ट प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंप्लीफाई करते हैं इनटू सिंपलर वंस, और उस प्रोसेस में भी वो रिलीज करते हैं क्या? CO2. बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये भी क्या रिलीज करता है? ये भी क्या रिलीज करता है? बहुत सारा CO2 इन द एटमॉस्फेयर. Combustion of fossil fuel for vehicle electricity and heat, this is also contributing to a lot of carbon dioxide. Detritus food chain is also contributing to release of a lot of carbon dioxide. तो ये सारे रिलीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स और प्लांट्स CO2 को फिक्स करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसके बाद वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे मूव करेंगे जैसे जैसे जो जिसको कंज्यूम करता जाएगा. एक है कि CO2 ट्रैप हो सकता है या कार्बन साइकिल में एंटर कर सकता है बहुत लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए. यहाँ लिख रखा है मैंने दैट कार्बन कैन एंटर लॉन्ग टर्म साइकिल. कैसे? या तो वो प्लांट और एनिमल में रह गया और वो प्लांट और एनिमल अनडिकम्पोज्ड रह गए, तो वो अभी साइकिल में फंसा हुआ है, वो रिलीज नहीं हुआ, वापस एटमॉस्फेयर में नहीं गया. या फिर इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट. ठीक, इनसॉल्युबल है, किसी भी मिक्स नहीं हो रहा है, कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. ठीक है. लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट,
ये जब रॉक्स के फॉर्म में प्रिजर्व हो जा रहा है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, तो इनका कार्बन तभी रिलीज होता है जब ये एक्सपोज होते हैं किसके लिए, इरोजन के लिए, वरना ये एज इट इज ईयर्स आफ्टर ईयर ऐसे ही पड़े रहेंगे, कार्बन उनका एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, कोल और ऑयल गैस की अगर बात करें तो ये फॉसल फ्यूल बन जाते हैं, ये बरी हो जाते हैं डिकम्पोजिशन से पहले। इनका कार्बन कंटेंट कब रिलीज होगा CO2 के फॉर्म में, जब ये बर्न किए जाएंगे। ठीक है, सो कार्बन कैन ऑल्सो एंटर लॉन्ग टर्म साइकिल इन दीज वेरियस फॉर्म्स। अगेन यहाँ भी कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल कार्बन पंप। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक लिविंग वो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं किसमें, ओशन में। ठीक है, व्हेन दे डाई दे सिंक डीपर इन द ओशन, and when phytoplankton die and sink deeper in the ocean, the carbon is transformed from atmosphere to ocean. इसीलिए हमने क्या कहा कि ओशन एक एक्टिव कार्बन सिंक है, लार्जेस्ट कार्बन सिंक है। ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन इज कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, नया था इसलिए मैं आपके लिए ले आई। एग्जाम्पल्स क्या है ब्लू कार्बन के, मैंग्रोव्स, सी ग्रासेस, salt marshes. ठीक है, so carbon stored, the carbon that is stored in coastal and marine ecosystem is known as blue carbon. Then carbon footprint, बहुत common terminology है, हम सबको पता है। This is total greenhouse gases emitted directly or indirectly by an activity. अगर हमारी आपकी एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज कितने अमाउंट में रिलीज हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, मेजर कैसे किया जाता है, एज CO2 इक्विवेलेंट, एंड दिस इज द साइन, CO2e इज द साइन। देन वी हैव कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब कार्बन जितना एमिट किया गया और जितना रिमूव किया गया वो दोनों बराबर, सो एमिशन इज इक्वल टू रिमूवल, दिस इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। बट देन देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं हम नेट जीरो। जब नेट एमिशंस जीरो हो जाएं आफ्टर बैलेंसिंग एमिशंस एंड रिमूवल, दिस इज नोन एज नेट जीरो। और इंडिया का टारगेट है, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। नोट्स ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप इनका PDF भी अवेल कर सकते हैं। You can check the description box for the same. Moving on, nitrogen cycle, थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर साइकिल, जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, सिंपल सा फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने आपके याद करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट साइकिल देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। पहले समझते हैं नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है। नाइट्रोजन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन का, और हम सबकी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोटीन के बिना तो फंक्शन नहीं कर सकती है। सो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू, इसलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, मतलब N2, जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में, वो एलिमेंटल फॉर्म में यूज़ ही नहीं किया जा सकता, मतलब N2 एज इट इज़ नहीं यूज़ किया जा सकता। तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको फिक्सेशन की ज़रूरत है। और वो फिक्सेशन होता कैसे, जब हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दें या तो अमोनिया में, नाइट्राइट में, या फिर नाइट्रेट में। और ये कन्वर्जन नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। हो सकता है इंडस्ट्रियल मीन्स से हो तो मैनमेड हो गया, या फिर थोड़ा बहुत स्मॉल परसेंटेज उसका थंडर एंड लाइटनिंग की वजह से हो जाता है। चलो आगे समझते हैं। नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन is much higher than nitrogen fixed by natural cycle। तो अगर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है,
उस केस में नाइट्रोजन एक्ट करने लगता है एज पॉल्यूटेंट, और अगर नाइट्रोजन एक्ट करने लगा एज पॉल्यूटेंट तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम्स के लिए। एल्गल ब्लूम्स, यूट्रोफिकेशन, ये टर्मिनोलॉजीज भी हम आगे समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। आज फोकस न्यूट्रिएंट साइकिल पर है। तो मैंने 3 मेथड्स बताए थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थ्रू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री विच इज ऑफ कोर्स मैन मेड, एंड अ स्मॉल परसेंटेज कैन बी फिक्स्ड थ्रू थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। चलो समझते हैं। डायग्राम दिया है ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, give me a second, no that's fine, absolutely। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स होने के क्या क्या तरीके हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल्स की वजह से, जिसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे एज़ोटोबैक्टर या फिर क्लॉस्ट्रीडियम, एज़ोटोबैक्टर या फिर क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद रूट नोड्यूल्स। राइजोबियम इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ा, उसको चेंज कर दिया किसमें, अमोनिया में, राइट। उस प्रोसेस को, वो जो अमोनिया में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया फिर यूटिलाइज हो सकता है नाइट्राइट बनवाने के लिए। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दूसरा बैक्टीरिया कैरी आउट करता है, वो अभी नीचे फ्लो चार्ट में समझेंगे। और नाइट्राइट से बन सकता है नाइट्रेट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे साइकिल में, नाइट्रेट बन सकता है। इसको कैरी आउट करने के लिए एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका भी हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दिस नाइट्रेट कैन देन बी अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। लेकिन अगर नाइट्रेट ज़्यादा अवेलेबल है सॉइल में, वाटर में, डिजॉल्व स्टेट में, तो उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू नाइट्रोजन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। कैसे, आइए नीचे समझते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया किस में, अमोनिया में, नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में। कैसे कैसे फिक्सेशन हो सकता है, हाँ जी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, जो मिलता है हमें रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं पी, राइट, बीन्स, ये सारे आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। तो इनके रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया रहने लगता है, उसको शेल्टर मिल जाता है, उसको दाना पानी मिल जाता है। बदले में वो प्लांट को क्या देता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में, जो प्लांट इजीली यूटिलाइज कर सकता है अपने प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एनाबेना और नॉस्टॉक। एनाबेना एंड नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं कहाँ पर, इन पैडी फील्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो किसी भी लेग्यूमिनस या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट से एसोसिएटेड नहीं होते, वो बस सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। इनको बोलते हैं हम फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, एज़ोटोबैक्टर जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, और क्लॉस्ट्रीडियम जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। मूविंग ऑन, इस फ्लो चार्ट को देखेंगे। नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ किस में, अमोनिया में, किसकी हेल्प की वजह से, राइजोबियम की हेल्प से। ये अमोनिया या तो प्लांट ने डायरेक्टली यूज कर लिया, या ये अमोनिया कन्वर्ट हो गया
या ये अमोनिया कन्वर्ट हो गया किस में, नाइट्राइट में। और अमोनिया को जब नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनाज। कौन कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनाज। एंड देन नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। इस कन्वर्जन को कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। इस कन्वर्जन को करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक, अब ये नाइट्रेट यूज कर लिया किसने, प्लांट ने। उसने रूट की हेल्प से उसको अपटेक कर लिया क्योंकि नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व हो रहा है। नाइट्रेट जैसे ही प्लांट में एंटर किया, प्लांट ने उसे यूटिलाइज कर लिया क्या बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए। और अमीनो एसिड्स बन गए तो प्लांट अपनी अलग अलग तरह की प्रोटीन्स बना लेगा। ये प्रोटीन हायर ट्रॉफिक लेवल में वाया हर्बीवोर एंड प्राइमरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर एंटर करेंगी। दिस प्रोटीन मूव्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स, राइट। वो कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स दे विल ईदर एक्सक्रीट इट आउट or they will die, and when they excrete it out or when they die, the nitrogen is returned to the soil as ammonia. तो स्टोरी शुरू अमोनिया से हुई थी, वापस अमोनिया पर आ गई और वापस एनवायरनमेंट में रिसाइकल हो गया क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन कुछ नाइट्रेट, सम नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर वॉशेज ऑफ। तो ये जो एक्सेस नाइट्रेट रहता है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन अगेन विद द हेल्प ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज सूडोमोनास। तो जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्जन कर रहा है, इस कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है, राइट। मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है आपके लिए। Then next we have is सल्फर साइकिल, सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल, जो कि सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, देख लेते हैं जल्दी से। रिजर्वॉयर कौन है सल्फर का, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। क्यों, सल्फर इज लॉक्ड इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर। लेकिन सल्फर साइकिल की एक यूनिक बात है कि ये सेडिमेंट्री भी है और इसका कुछ पोर्शन एटमॉस्फेरिक है। क्यों एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि इसके दो गैशियस कंपोनेंट हैं, वो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करता है, अमीनो एसिड्स में एग्जिस्ट करता है, वाइटामिन्स बनवाता है और एंजाइम्स बनवाता है, राइट। सल्फर साइकिल के सोर्सेस कहाँ से एमिशन हो रहा है, कहाँ से इवॉल्व हो रहा है। पहला तो सल्फर कंटेनिंग रॉक से ही हो रहा है। रॉक्स की वेदरिंग हुई, सल्फेट आयन सॉइल में आकर के मिक्स हुए, उनको प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया। प्लांट ने क्या बना लिया, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से अल्टीमेटली प्रोटीन बना लिया। ठीक, ये हायर ट्रॉफिक लेवल्स में मूव किया दूसरे एनिमल्स के पास। दीज एनिमल्स दे फाइनली डाई एंड डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोजिशन में उसने रिलीज किया सल्फाइड, सल्फेट्स या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ये एंटर कर गया सॉइल और वाटर रिजर्वॉयर्स में। वहां से ये गया एटमॉस्फेयर में, मे बी एज H2S और मे बी एज SO2, या फिर दूसरा एमिशन का वो क्या है सोर्सेस, थर्ड वोल्केनोज, ओशंस, इंडस्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। तो तीन मेजर सोर्सेज हैं, सल्फर कंटेनिंग रॉक्स, डिकम्पोजिशन एंड वॉल्केनोज, ओशंस, इंडस्ट्रीज और फॉसिल फ्यूल बर्निंग। आगे समझते हैं। दी सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर फॉर्म्स वीक सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इसी स्टेट में रिटर्न करता है किस पे, अर्थ पे। और अगर इसी का लेवल या एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो दिस विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन में सल्फर का भी कंट्रीब्यूशन है और एसिड रेन में नाइट्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सल्फर अपने एलिमेंटल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो यूटिलाइज होता है एज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
moves to soil and ponds where it gets decomposed and then after decomposition that sulfur is released. क्योंकि अभी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोटीन या अमीनो एसिड में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म की जब तक डेथ नहीं होगी, वो सॉइल या पॉन्ड लेवल में जाकर के डिकम्पोज नहीं होगा, तब तक वो बाउंड सल्फर रिलीज नहीं होगा और वापस से एनवायरनमेंट में एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फर साइकिल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फॉस्फोरस साइकिल. ये प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है और इम्परफेक्ट है. क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट साइकिल. असेंशियल क्यों है? क्योंकि डीएनए, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन, एटीपी और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सब नहीं लिखी हैं, इन सब में फॉस्फोरस का मेजर कंट्रीब्यूशन है. फॉस्फोरस साइकिल में कोई भी सिग्निफिकेंट गैसियस फेज या कि एटमॉस्फेरिक फेज नहीं है, ये इसकी खास बात है. रिजर्वॉयर कौन है फॉस्फोरस का? फॉस्फेट रॉक्स, दैट इज अर्थ क्रस्ट. और ये साइकिल में एंटर कैसे करता है? थ्रू इरोजन और थ्रू माइनिंग. ओके. Then main cause, phosphorus is the main cause of excessive growth of rooted and free floating microscopic plants in lake, right? Plant किस फॉर्म में absorb करता है phosphorus? in the फॉर्म में लेते हैं, plants phosphorus लेते हैं in the form of phosphate ions. Oceans में phosphorus deposit एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स विच बिकम रॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं जो उन रॉक्स को एक्सपोज करते हैं, उनकी वेदरिंग होती है और तब जाकर साइकिल वापस से स्टार्ट होती है या रीस्टार्ट होती है. इसलिए फॉस्फोरस साइकिल को हम स्लोवेस्ट साइकिल भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब तक सेडिमेंटेशन होगा, रॉक फॉर्मेशन, जब तक सेडिमेंटेशन होगा, रॉक फॉर्मेशन होगा और जब तक टेक्टोनिक मूवमेंट होगा, फिर वेदरिंग होगी, फिर कहीं जाकर के फॉस्फोरस साइकिल में आएगा. इसलिए हम उसे स्लोवेस्ट साइकिल बोलते हैं, अनलाइक द अदर 4 साइकिल्स. ठीक है. तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है फॉस्फोरस साइकिल कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं, फॉस्फेट सॉइल में आने के रिसोर्सेज क्या क्या हैं और वो फॉस्फेट वापस जाकर के कैसे एक्यूमुलेट हो जा रहा है हर एक चीज़ में, which we have understood prior also. This is just to simplify. Of course this cycle will not be asked from you. ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बस बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये. उसके बाद एक पॉइंट और, फॉस्फोरस एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, इसलिए अगर इसका अमाउंट थोड़े भी उसमें बढ़ा तो ये ट्रिगर कर सकता है एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन को, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है. और कम से अगर ह्यूमन या मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से उसका लेवल बढ़ता चला गया, थोड़ा भी बढ़ गया, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू एल्गल ब्लूम. राइट. आज हम लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे ऑन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ठीक है. Next lecture is about succession and we will move further in this chapter, that is environment and ecology, and then of course some good questions from this chapter specifically, right? So slowly we will progress with the chapter, very important chapter from examination point of view. So see you in the next lecture. Thank you so much.